हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं अब अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क कहा था करने के लिए। तो आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कभी भी एक पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, आप ये एनालाइज करो कि क्या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो, अब ए में अगर हम देखें तो पहले वाले कंपाउंड में कार्बन सिर्फ दो हैं, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। अगले वाले में कार्बन 3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स एंड नॉट आइसोमर्स। मतलब आइसोमर भी डिफरेंट कंपाउंड होते हैं पर उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पर ये डिफरेंट है और आइसोमर भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बी में देखते हैं। देखो, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें 1 2 3 एंड 4, और दूसरे वाले में देखें तो 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ठीक है, यहां पर 1 क्लोरीन है और यहां पर भी 1 क्लोरीन है। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट भी करो तो दोनों का सेम आएगा। ठीक है, पर दूसरे वाले को अगर हम स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये कैसा आएगा। देखो, Cl, फिर ये CH2, फिर ये CH पे 2 CH3 लगे हैं, तो एक इस तरह और एक इस तरह। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख सकते हो। तो कोई बात नहीं, यहां पर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहां पर 3 की स्ट्रेट और चौथा कार्बन ब्रांच में है। तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन तो बराबर है, तो दीज आर आइसोमर्स। ठीक है, अब कौन से आइसोमर हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आफ्टर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर वो हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही कि यस दीज आर आइसोमर्स। सी में देखो, एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। यहां पर भी एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो दीज आर डिफरेंट नहीं है, एक ही कार्बन है। फॉर्मूला दोनों का क्या है, CH2Cl2। तो CH2Cl2 को 2 तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दीज आर एक्चुअली सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड को 2 तरह से लिखा गया है, आइसोमर भी नहीं है, सेम कंपाउंड है। ठीक है, अब डी में देखो, यहां पर ये जो कार्बन है इस पे 3 मिथाइल लगे हैं। यहां पर ये वाला कार्बन जिस पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3 और ये भी CH3 है। उसके आगे है CH2, यस दिस इज CH2Cl। तो ये सेम कंपाउंड है। ठीक है, बस दूसरे वाले में उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहां पर तो ऑब्वियसली बात है ये ओपन चेन कंपाउंड है और एक ये साइक्लिक है। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, C4 और 3 4 5 6 7 8 H8। यहां पर देखो तो ये CH3 आएगा। ये वाला कार्बन, इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही बॉन्ड बचा वो हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये होगा CH। इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो ये होगा CH2 और इसके 2 दिख रहे हैं, होगा CH2। तो ये भी क्या है, 4 कार्बन और 3 2 5 और 7 और 1 8, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर एक साइक्लिक है और एक ओपन चेन है। तो ये हुए आइसोमर्स। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एफ में देखें अगर हम, ये है CH3, फिर O, फिर है CH2, फिर है CH3। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो वो होगा 3 कार्बन है, C3 3 6 2 8 H8O। यहां पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये C2, सॉरी नॉट C2, 3 कार्बन, दिस C3 H6O। तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। तो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स है ये। अब ये देखो ROR जो होता है इसको बोलते हैं ईथर फैमिली। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, दिस इज ईथर फैमिली। और ये जो
C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ R ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं कीटोन फैमिली। तो ये पहला वाला ईथर है और दूसरा वाला है कीटोन। देन G में 1 2 3 4 4 कार्बन, ये भी 1 2 3 4। बस ये लिखने का तरीका ऐसा है, इसको आपने ऐसे करके लिखा तो ये एक्चुअली सेम कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो इन चार को, बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, तो ये दोनों एक ही बात है। 1 2 3 4 4 कार्बन एक लाइन में, यहां भी 4 कार्बन एक लाइन में, तो एक ही कंपाउंड है, ये एक ही चीज है। इस केस में लेफ्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, यहां पर भी लेफ्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, राइट वाले पे 2H1F 2H1F, ठीक है। तो दे आर क्या होगा, सेम कंपाउंड, ठीक है। यहां पर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं है, ओके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो जो फ्लोरीन नीचे था वो इस पोजीशन में लाया जा सकता है इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवा के, ओके। अभी ये जस्ट आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए ये क्वेश्चन था। धीरे धीरे जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आइसोमरिज्म है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कैसे होती है, कितनी होती है, वो सारी चीजें काफी डिटेल में आएंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स। दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का शॉर्ट आपको फॉर्मूला क्या बताया था, आपको काउंट करने हैं सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर। अभी आप जस्ट लोन पेयर काउंट करो, फ्री वो कौन से होते हैं कौन से नहीं है वो हम रेजोनेंस के बाद समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करने पे अगर 2 आते हैं तो sp, अगर ये 3 आते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आते हैं तो sp3 और 5 आते हैं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp में हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट या शेप इज लीनियर। sp2 में जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। sp3 में आइडियल देखें तो हम शेप इज टेट्राहिड्रल, पर लोन पेयर कितने हैं उसके हिसाब से शेप बेंट भी हो सकती है, पिरामिडल भी हो सकती है, ठीक है। sp3d में क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए हमारे इतने ही सफिशिएंट है, वैसे sp3 के आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहां पर ये जो कंपाउंड दिए, देखो पहले वाले कार्बन को देखें तो कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड H के साथ और ये 4th। जब भी किसी कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हो ना और 4 हो तो sp3 ही होता है, तो इसके 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया sp3। दूसरा वाला कार्बन डबल बॉन्ड, कभी भी कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड अगर है तो sp3 तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो sp2 होगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। तो इस कार्बन को देखें, लेफ्ट में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक हो गया H के साथ, 3 सिग्मा है, तो 3 है और लोन पेयर कोई नहीं है तो sp2। ये वाला कार्बन भी ऐसा ही है, 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। फिर ये वाला कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 लेफ्ट राइट में कार्बन के साथ, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3। ये वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ये 2 ये 3 सिग्मा मतलब sp2। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 लोन पेयर 1 सिग्मा 3 का मतलब ऑक्सीजन भी sp2 है, ठीक है। इसको साथ साथ नोट डाउन कर लो। ओके, अब नेक्स्ट इज इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो यहां पर ये वाला कार्बन है, 2 बॉन्ड तो इसके ये दिख रहे हैं आपको कार्बन के साथ, बाकी 2 किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड तो पूरे होने ही हैं, ठीक है। तो इसके कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसके ऊपर, तो 4 बॉन्ड सारे के सारे सिंगल है, तो sp3। ये वाला कार्बन भी sp3, ये वाला कार्बन भी सारे सिंगल हैं इसके sp3, इसके भी सारे सिंगल हैं sp3।
इस वाले कार्बन का देखो एक डबल आ गया। जब सिर्फ एक ही डबल होता है तो sp2 होता है। इस वाले के पास भी सिर्फ एक डबल है, sp2। इस वाले के पास ये बेसिकली CH3 है, तो सारे सिंगल हैं, ये sp3। सिमिलरली ये वाला कार्बन सारे सिंगल हैं तो sp3, ये वाला कार्बन भी sp3। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो ऑक्सीजन भी sp3। नेक्स्ट, ये कार्बन देखो एक H है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होंगे और एक होगा सिग्मा। तो एक सिग्मा यहां और एक H के साथ, तो 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर sp, ये वाला भी sp। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp ही होगा, ठीक है, sp2 भी नहीं हो सकता। इसके 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3। इन दोनों के पास सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2, ये भी sp2। देन CCl2 को देखो तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पेयर है, तो 2 सिग्मा और एक पेयर 3, तो ये हुआ sp2, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर, दोनों तरफ एक एक डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, ये हुआ sp। तो जब एक कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड में हो तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। सिमिलरली बेंजीन में देख लो, बेंजीन में हर एक कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला इधर कर रहा है, ये वाला इधर कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं, सारे, ठीक है। तो किसी भी कार्बन को देख लो तो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 4th बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो 3 सिग्मा, तो ये सारे एक सारे sp2। इस वाले के तो 4 के 4 सिंगल हैं, तो ये sp3, ये sp2 और ये भी sp2। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का सेशन। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन में रिलेशन। देखो, जितना ज्यादा s करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतने क्लोज होते हैं और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर होता है, sp2 में कितना होता है 33% और sp3 में होता है 25% s करेक्टर। तो जितना s करेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative than sp2 hybridized carbon, which is more electronegative than sp3 hybridized carbon. Okay, now next is the types of carbon and hydrogen atom. देखो, कार्बन को हम 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। कोई भी कार्बन जैसे CH4 है, अगर कार्बन और किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कार्बन, तो इसको हम जनरली 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इफ कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 और 0 कार्बन एटम्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती हैं उनको भी प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये वाला जैसे CH4 में एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये प्राइमरी है। फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री। ये वाला इस तरफ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री, ठीक है। तो दोनों कार्बन यहां 1 डिग्री हैं और 1 डिग्री कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होती है। तो ये 3 हाइड्रोजन और ये 3, ये 6 की 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, ठीक है। फिर अगर कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री। जैसे ये बीच वाला कार्बन है, ये लेफ्ट में भी कार्बन से कनेक्टेड है, राइट में भी, तो ये 2 डिग्री है। तो इसकी जो हाइड्रोजन है ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है।
ये कार्बन 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। सिमिलरली अगर एक कार्बन एटम 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो 3 डिग्री। जैसे बीच वाला है, तीनों तरफ कार्बन है इसके, तो ये 3 डिग्री, और ये बाहर वाले 1 डिग्री। तो यहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होंगी सिर्फ एक। और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? ये 3, ये 6, ये 9। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ही होती हैं, पर कार्बन 4 डिग्री भी होता है। अगर वो चारों तरफ मान लो कार्बन से ही कनेक्टेड हो, चारों तरफ, जैसे ये सेंटर में है, तो उसको बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाटरनरी। ठीक है, 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन एटम। हाइड्रोजन नहीं होती 4 डिग्री, क्योंकि जब कार्बन चारों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है तो उसके पास हाइड्रोजन तो एक भी नहीं होगी। ओके, तो ये वाला कार्बन 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये दो तरफ कनेक्टेड है तो 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट होता है, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो इसको यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, और नोट करने की जरूरत भी वैसे नहीं है। ओके, तो आई थिंक दैट इज डन। अब नेक्स्ट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग करते हैं। क्योंकि नेमिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने नेमिंग करनी है, ठीक है, तो आप भी वैसे ही करोगे, दूसरी कंट्री वाला भी वैसे ही करेगा, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि उसी कंपाउंड को अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नेमिंग का मेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वन इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखो, प्रीफिक्स का मतलब यह कि प्री मतलब जो पहले फिक्स हो रहा, तो जो नाम से पहले लिखा जाएगा या नाम में पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आता है वर्ड रूट, और उसके बाद आता है सफिक्स जो कि एंड में लिखा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स के 2 टाइप्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचेस। ठीक है, कि जैसे एक 4 कार्बन की 5 कार्बन की चेन होगी, उसमें एक ब्रांच लगी है, 2 ब्रांचेस लगी हैं, उन ब्रांचेस का नाम क्या है, वो किस पोजीशन पे लगी हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। फिर आता प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड होता है साइक्लो। तो साइक्लो वर्ड तभी आएगा अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड या प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो पहले ब्रांचेस का नाम लिखा, फिर साइक्लो वर्ड। अगर साइक्लिक हुआ तो वर्ड रूट बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। ठीक है, कि जो आपने मेन या पेरेंट चेन लिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, ठीक है, 3 में प्रॉप, फिर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, तो ये आपने बेसिक पढ़ा भी होता है, 10th क्लास में भी इसका कुछ बेसिक तो पढ़ा ही था। तो वर्ड रूट आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो तो हम एन यूज करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो आइन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया आपकी या तो एन या इन या आइन। अब अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो यूज करते हैं इनाइन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ इन अकेला ही यूज होगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो आएगा इनाइन। ठीक है, इस तरह। फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, जहां पर हम
मेंशन करते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल है तो ओल लगता है लास्ट में, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो जैसे मिथेनोइक तो लगता है ओइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, इस तरह से। तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स में पहले सबसे पहले आगे ब्रांचेस, फिर आगे साइक्लो, उसके बाद आगे वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, फिर एनिन, आइन और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब जैसे कि यहां पर ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में एक साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड भी यूज होगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन अगर देखी जाए तो इसकी ये 5 कार्बन की है, फंक्शनल ग्रुप है इसका OH, मतलब ये अल्कोहल है। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं, चलो वो भी हम आगे रूल तो पढ़ेंगे ही, अभी जस्ट आप देख लो कि 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 पे ये जो CH3 है ये मेन चेन में नहीं आता, मेन चेन आपकी ये रिंग है, ये रिंग से बाहर है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखना सब्स्टिट्यूएंट का, तो 2 पे लगा है CH3 और CH3 का नाम लिखते हैं हम मिथाइल, तो 2 मिथाइल। फिर उसके बाद क्योंकि ये साइक्लिक है और कोई ब्रांच है नहीं, तो 2 मिथाइल साइक्लो, ठीक है। अब वर्ड रूट कितना आएगा, 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट आ गया पेंट, कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो आ गया एन, और OH के लगता है ओल, तो साइक्लोपेंटेन 1 ओल, ठीक है, क्योंकि 1 पे लगा है OH, या 1 अगर ना भी लिखें तब भी चलता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि अगर नहीं मेंशन किया तो 1 पे है, तो साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। तो ये होगी ब्रांच, ये आ गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आ गया वर्ड रूट, ये आ गया प्राइमरी सफिक्स और ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स। ओके, नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि कोई भी R ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पास है CH3, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अगर है C2H5 तो इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन का होगा तो हो जाएगा प्रोपाइल, 4 का तो ब्यूटाइल, मतलब अल्केन की जगह वर्ड आ गया अल्काइल, ठीक है। फिर X का मतलब हेलोजेंस लगी हैं, क्लोरीन लगी है तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, आयोडीन तो आयोडो, तो जनरल वर्ड हो गया हेलो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो। OR मतलब OCH3 OC2H5, दिस इज एल्कोक्सी, ओके। तो OCH3 अकेला CH3 मिथाइल था तो ये हो गया मिथॉक्सी, C2H5 इथाइल था तो OC2H5 हो गया इथॉक्सी। देन N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसो, ठीक है, इसकी कोई वैरायटी नहीं है। और बाकी के जूनियर फंक्शन ग्रुप, तो ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स ही रहेंगे, मतलब ये हमेशा ब्रांचेस में ही काउंट होंगे। अल्काइल ग्रुप हमेशा ब्रांच काउंट होगा। हेलोजन जो लगे हैं, अब नो डाउट हेलोजन एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को डिनोट करते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड। जैसे आपको कहा जाए कि CH3CH2Br, तो ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है। तो ऑब्वियसली बात है ये एक फैमिली है, इसका एक फंक्शनल ग्रुप है, पर हेलोजेंस को कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर करते, इसको ब्रांच ही लेते हैं जो भी नेमिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसका ब्रोमो पहले ही लिखा जाएगा। तो हेलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स में कंसीडर होती हैं, OR ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में मतलब ब्रांच में कंसीडर होता है, नाइट्रोसो ग्रुप हमेशा ब्रांच में कंसीडर होता है, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी हमेशा ब्रांच में कंसीडर होते हैं। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हो, जैसे कि मान लो COH भी लगा है, OH भी लगा है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ठीक है, पर इन दोनों में से एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, सीनियोरिटी का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में ये ऊपर रहता है सबसे ऊपर, तो ये हमारा सीनियर हो गया, तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे
और OH को फिर हम कंसीडर करेंगे ब्रांच। तो OH हो गया यहां पर जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जो प्रायोरिटी में या सीनियरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है उसको लेते हैं मेन फंक्शन ग्रुप, और बाकी हो जाते हैं जूनियर, तो उनको एज अ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। अब नेक्स्ट इज रूल्स फॉर राइटिंग रेडिकल्स। देखो रेडिकल्स वही हैं जो अल्काइल वगैरह हमने पढ़े। ठीक है, सिंपल अगर हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से H निकाल लो तो बनता है अल्काइल। ठीक है, इन सभी से हम H ही निकाल रहे हैं। जैसे कि CH4 से हमने H निकाल दिया तो क्या बचा CH3, तो ये था मीथेन, इससे बना मिथाइल। फिर इथेन से हमने H निकाल दिया तो क्या बना ये, दिस इज इथाइल। ठीक है, तो अल्केन से जब H निकालते हैं तो बनता है अल्काइल। प्रोपेन से H निकालोगे तो बनेगा प्रोपाइल। अब बात आई एल्कीन से H निकालें तो एल्कीनाइल। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन से H निकाल दिया हमने। ठीक है, अब प्रोपीन से जब H निकालेंगे तो पॉइंट इज कि कौन सा H निकाल रहे हैं यहां पे। तो मान लो हम ये वाला H निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो CH3 का है इसका एक H निकाल दिया हमने, तो यहां रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये प्रोपिनाइल तो हुआ, पर एग्जैक्टली इसका नाम प्रोपिनाइल में 1 प्रोपिनाइल लिखा जाएगा या प्रोपिन 2 आइल लिखा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एल्कीन से जब H निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कीनाइल। ठीक है, अब उसमें भी नाम थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि आप इसको कहां से कनेक्ट कर रहे हो, आप इस वाले H को निकाल रहे हो इस एंड से या इस एंड से निकाल रहे हो, तो दोनों के नाम डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप दूसरे एंड से निकालोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ये कनेक्ट करेगा आगे। ठीक है, मेन चेन के साथ। तो दोनों में H ही निकाला है, पर दोनों का नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पर मेन नाम एल्कीनाइल ही होगा, प्रोपिनाइल। अब वो 1 आइल है 2 आइल है वो हम देखेंगे आगे। अल्काइन से H निकालोगे तो अल्काइनाइल। वैसे बेंजीन से H निकालते हो तो फिनाइल। तो फिनाइल क्या होता है, देखो बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दो। जैसे ये H था, इसको निकाल दिया। ठीक है, तो मतलब अब ये यहां से कनेक्ट होगा मेन चेन से, तो दिस इज फिनाइल। और फिनाइल में बेंजीन से हमने एक H निकाल दिया है, तो कार्बन 6 है पर H है 5, तो C6H5 ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ओके, नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट बात आती है प्राइमरी और एन अल्काइल। देखो प्राइमरी अल्काइल या एन अल्काइल में N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल अल्काइल है ये। नॉर्मल का मतलब होता है कि वहां पर आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, जैसे कि ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इससे जो आपने H निकालना है, क्योंकि यहां पर प्राइमरी की बात हो रही है ना, प्राइमरी अल्काइल, तो प्राइमरी H ही निकालना है, 1 डिग्री H निकालना है। 1 डिग्री H कौन सा H होता है, जो 1 डिग्री कार्बन से लगाओ। तो पहला वाला कार्बन एक ही तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। बीच वाला कार्बन दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और तीसरा वाला भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन ही 1 डिग्री होती है। ठीक है, तो या तो आप इन 3 में से या इन 3 में से कोई एक H निकाल सकते हो। मान लो हम लेफ्ट वाले से निकालते हैं, तो यहां रह जाएगा CH2। ठीक है, फिर आगे CH2 फिर CH3, और यहां से एक H निकाल दिया ना। अब इस तरह से कर ली, इसको दे दो यहां पे। इसका मतलब होता है कि यहां से अब ये मेन चेन में कनेक्ट होगा। ठीक है, ये ब्रांच है कोई। ठीक है, ये इसका पॉइंट का मतलब है। अब प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल दिया, तो नॉर्मल क्या था ये प्रोपेन, तो ये बन गया प्रोपाइल। पर कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल से पता लगता है कि प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन है और एन का मतलब है
स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ये 1 कार्बन, 2, ये 3, ठीक है। तो एन प्रोपाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। फिर ये था ब्यूटेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अब इसमें भी कोई 1 डिग्री एच निकाल दो, या तो पहले वाले कार्बन से या लास्ट वाले से, ठीक है। तो अगर पहले वाले से निकालते हैं हम, तो ये बन जाएगा, दिस विल बी एन ब्यूटाइल या प्राइमरी ब्यूटाइल, ओके। बॉन्ड लाइन नोटेशन में 1 2 3 4, ओके। तो प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने से बनता है एन अल्काइल, मतलब स्ट्रेट चेन। सेकंड, उसके बाद आता है आइसो अल्काइल। और जैसे ये ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल बनाया, 5 कार्बन की चेन, पेंटेन से एन पेंटाइल बना सकते हो, ओके। सेकंड, अभी आइसो अल्काइल देख लो। आइसो अल्काइल में मान लो हम एक चीज, ये जो ग्रुप है आपने ये याद रखना है, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां से ये बीच वाले कार्बन से कनेक्टेड, तो इट इज जस्ट लाइक वाई, यहां से कनेक्टेड है। ये हो गया CH, ये हो गया CH3, और ये भी हो गया CH3। तो ये है आपका आइसो ग्रुप, ओके। अब अगर सिर्फ यही ग्रुप है, इतने ही, मतलब यही कार्बन है, 3 ही है, तो आइसो तो ये है, पर कार्बन कितने यहां पे, 3, तो इसको बोलेंगे फिर आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन से बनता है प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरह का ग्रुप किसी मेन चेन में लगा हो तो उसका नाम लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल। फिर अगर आपने इसको बड़ा करना है, आइसोप्रोपाइल से आइसोब्यूटाइल करना है, तो आइसो को नहीं छेड़ना, आइसो ग्रुप एज इट इज जैसा लिखा जाएगा, CH3CH CH3। अगर कार्बन ऐड करने हैं, इस कार्बन के आगे ऐड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आइसो ग्रुप, और टोटल कार्बन कितने यहां पे, 4, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। अब आपको मान लो आइसो पेंटाइल लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले हम चुपचाप आइसो लिखेंगे, ये हो गए 3 कार्बन, फिर यहां ऐड करेंगे ये 4 और ये 5, और ये आगे मेन चेन से, तो दिस इज आइसो पेंटाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम आइसो ग्रुप लिखते हैं। आइसो प्रोपाइल आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड ब्रांच है ये, ठीक है। आपको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह आइसो प्रोपाइल मिलेगा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ओके। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज, जैसे कि आइसो ग्रुप हम पढ़ रहे थे, ये मैं सोचना आइसो पेंटाइल, फिर हेक्साइल, फिर हेप्टाइल, फिर ऑक्टाइल, इस तरह से करके कि आइसो ऑक्टेन हम बना देंगे, ठीक है। जैसे आइसो प्रोपाइल था तो बोलते यहां पर H लगा दी तो आइसो प्रोपेन हो जाएगा, है ना। जैसे आप मान लो यहां पर हम, यहां पे जो हमने मेन चेन से कनेक्ट किया था उसकी जगह हमने H लगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आइसोप्रोपेन नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन की स्ट्रेट ही चेन है अभी भी, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोपेन है। अब ये केस है यहां पे हमारे पास आइसोब्यूटाइल, तो मान लो यहां पे 2 H के आगे एक और H हमने लगा दिया और इसको एल्केन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से इसको कंसीडर नहीं करना है कि ये आइसोब्यूटाइल से फिर आइसोब्यूटेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे अगर हम सोचें कि आइसो ऑक्टेन क्या है, तो आप बोलोगे आइसो लगाओ और टोटल के टोटल 8 कार्बन पूरे करो, ठीक है। पर आइसो ऑक्टेन वैसे नहीं बनता। आइसो ऑक्टेन एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसको हम ऑक्टेन रेटिंग के लिए यूज करते हैं। जब आप पेट्रोलियम, कभी भी आपने, आई डोंट नो कि आपने कभी पेट्रोल भरवाया होगा गाड़ी में कि नहीं, बट अगर भरवाया हो तो आपने एक चीज वहां पर देखी होगी कि ऑक्टेन रेटिंग होती है, हाई ऑक्टेन फ्यूल, लो ऑक्टेन फ्यूल। हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन रेटिंग करने के लिए ये कंपाउंड यूज करते हैं, आइसो ऑक्टेन। तो ये नाम पता होना चाहिए कि आइसो ऑक्टेन क्या होता है। इट इज 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। 2,2,4, तो यहां से 1 से नंबरिंग स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5,
तो 2 पे 2 ब्रांचेस लगी हैं और 4 पे 1 लगी है, तो 3 मिथाइल लगे हैं टोटल, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, तो पेंटेन। ओके, अब नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है, तो पहले काम करो, जस्ट जितना सा मेंशन किया इसको लिख लो। देखो अब यहां पर क्या है कि सेकेंडरी अल्काइल का मतलब वही है कि प्राइमरी अल्काइल में हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालते थे, यहां पर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे। ओके, एंड दिस इज यूज्ड ओनली फॉर 4 कार्बन लॉन्ग चेन, क्योंकि 5 कार्बन में ये थोड़ा एम्बिगस हो जाता है। क्यों होता है वो भी देखते हैं। देखो ये होगी 4 कार्बन की चेन आपकी, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ओके, अब ये जो लास्ट वाले कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, जो बीच वाले हैं ये दोनों 2 डिग्री हैं। पर मजे की बात ये है ये दोनों 2 डिग्री कार्बन एक जैसे हैं, मतलब सिमिट्रिकल हैं। अगर आप मॉलिक्यूल को बीच में से कट करते हैं तो ये दोनों सिमिट्रिकल आते हैं। ठीक है, तो H आपने चाहे यहां से निकाला या ये वाला H निकाला, दोनों सिमिट्रिकल हैं तो एक जैसा ही स्ट्रक्चर आएगा। ओके, अब अगर हम 1 डिग्री H निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, ये स्ट्रक्चर, दैट इज N ब्यूटाइल। अब अगर हम 2 डिग्री H निकालें, मान लो ये वाला हम निकालते हैं, लेफ्ट वाला जो है, तो यहां से क्योंकि हमने H निकाला तो यहां से फिर ये मेन चेन से कनेक्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालने के बाद लिखा जाएगा सेक ब्यूटाइल। सेक स्टैंड फॉर सेकेंडरी। ठीक है, तो ये है सेक ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेक ब्यूटाइल कैसे बनाना है, आइसो कैसे बनाना है, डिफरेंस क्या है और क्यों है। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन लो, ब्यूटेन, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट कर दो तो क्या सेक ब्यूटाइल। पेंटाइल में क्यों नहीं होता, जो 5 कार्बन की चेन लोगे तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी तो चलो लास्ट में दोनों एक जैसे हैं, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, ये दोनों तो आपस में सिमिट्रिकल हैं, मतलब यहां से निकालो सॉरी, यहां से निकालेंगे तब भी वही चीज होगी, यहां से निकालेंगे तब भी वही होगी, पर इस बीच वाले से निकाल दिया तो ये किसी और के साथ सिमिट्रिकल नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन तो आप यहां से निकालोगे तो एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से निकालोगे तो डिफरेंट मिलेगा। तो 2 अलग अलग टाइप की सेकेंडरी हाइड्रोजन्स निकालने से 2 अलग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो ये नहीं समझ आएगा कि किसको सेक पेंटाइल बोलें, है ना, फिर 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इसीलिए 5 कार्बन की चेन में ये एम्बिगस हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए ही सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। ओके, नाउ नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज द टर्शरी अल्काइल। टर्शरी को हम टर्ट भी बोलते हैं। देखो टर्शरी का मतलब हो गया कि 3 डिग्री H निकालना है यहां पे आपको। अब 3 डिग्री H तभी निकलेगा ना जब वो 3 डिग्री कार्बन होगा वहां पे। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए यहां पर क्या करते हैं हम, 3 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ। तो समझ लो दिस इज योर टर्ट ग्रुप, टर्शरी ग्रुप। ठीक है, जैसे मैंने आइसो के लिए आपको कहा था कि आइसो में मान लो वो आपका आइसो ग्रुप है, वैसे मान लो दिस इज योर टर्ट ग्रुप, टर्शरी ग्रुप। ओके, तो बीच वाला जो कार्बन है ये 3 तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन अपने आप में 3 डिग्री है। ओके, और यहां से जो H लगा था वो हमने निकाल दिया। ओके, अब ये टर्ट तो है, पर क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं टी ब्यूटाइल और TBU। ओके, तो या टर्ट ब्यूटाइल लिखो, टी ब्यूटाइल लिखो या TBU लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और ये जो टर्ट है ये कम से कम 4 कार्बन के लिए ही आता है, 3 कार्बन में नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि टर्ट का मतलब टर्शरी,
टर्शियरी कार्बन का मतलब है एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, तो टोटल कम से कम 4 तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो टर्शियरी वर्ड है ये कम से कम 4 कार्बन की चेन में ही अप्लाई होता है। ओके, फिर उसके बाद यहां बीच में आप कार्बन बढ़ा सकते हो। अब ये मत करना कि सर टर्ट ब्यूटाइल से टर्ट पेंटाइल करना है तो हम यहां पर CH2 लगाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मेन चेन से कनेक्ट हो रहा है ये तो 1 डिग्री है, हमें जिसको मेन चेन से कनेक्ट करना था वो 3 डिग्री था। इसलिए आइसो का जैसा यहां पर मत करना कि टर्ट ये हो गया और उसके आगे आप CH2 ऐड करते गए। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां CH2 इन 3 में से किसी एक के बीच में ऐड होगी। ठीक है, जैसे यहां पर हमने CH2 ऐड कर दिया बीच में, तो मेन चेन से यही कनेक्ट हो रहा है जो 3 डिग्री कार्बन है। ओके, इसका कनेक्शन नहीं खराब करना है। ओके, तो ये हो गए 3 2 5 कार्बन, तो ये हो गया फिर टर्ट पेंटाइल। ठीक है, पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर टर्ट पेंटाइल आपको मेरे हिसाब से तो देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे क्लास में, 11th में 12th में टर्ट पेंटाइल जैसा आपको कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कॉमनली यूज होता है सबसे ज्यादा दैट इज योर टर्ट ब्यूटाइल। क्लियर? क्योंकि टर्ट पेंटाइल एक को बड़ा अच्छा नाम नहीं है, इसको इससे बेटर है हम और प्रॉपर जो इसके आईयूपैक रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करें। ठीक है, पर टर्ट ब्यूटाइल ज्यादा कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल ही याद रखना है। नेक्स्ट इज नियो अल्काइल। नियो टोटल आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई बड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है। नियो कम से कम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, जिसे टर्ट 4 से स्टार्ट होता था, इसके लिए कम से कम 5 चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। तो नियो में कम से कम 5 कार्बन होते हैं, तो दिस इज नियो पेंटाइल। अब इसमें आप इस CH2 के आगे CH2 ऐड कर सकते हो, तो नियो हेक्साइल। ठीक है, जिसमें दिस इज योर नियो ग्रुप। तो ये नियो तो आपको याद ही रखना है, और ये भी कोई बड़ा ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जो मेन हमारा टॉपिक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हम एल्केन्स की बात करें जिसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होंगे। तो देखो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। जो भी आपको कंपाउंड दिया है सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी का मतलब नहीं कि सीधी चेन होनी चाहिए, चेन आपकी जिगजैग करती हुई जैसी मर्जी हो, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए हमें। ओके, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब अगर ऐसा लगता है कि सर एक से ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, रुको चलो पहले इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो साथ में होंगी। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहां पर अगर हम यहां से चलें 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन। ठीक है, अब इसकी जगह अगर हम ऐसे चले 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन। तो दोनों को आप ले सकते हो, दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि चेन सीधी ही होनी चाहिए, ये भी वही चीज है जो आपने पहले स्ट्रेट लाइन में लिया था। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। अब अगर ऐसा आ जाए, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, एक से ज्यादा चेन ऐसी बन रही हैं जिन दोनों में बराबर नंबर ऑफ कार्बन हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको साथ के साथ रूल एटलीस्ट नोट कर लो। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास, यहां पे अगर हम सीधा चलें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट वाले में। अब इसको जरा हम रेप्लिकेट कर देते हैं। तो अब देखो यहां पे 7 कार्बन की चेन, एक तो हमारे पास ये हो गई, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी 7 कार्बन की चेन
ये हो गई। ठीक है, तो हमारे पास दो चेन्स ऐसी आ रही हैं जिन दोनों में 7-7 कार्बन है। अब कंफ्यूजन ये है कि किसको मेन चेन कंसीडर करना है। तब तो अगर हम एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रही हो, देन द मोर ब्रांच्ड चेन इज सेलेक्टेड, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। अब पहली वाली चेन में ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें है 2 ब्रांचेस। दूसरी वाली में ये एक ही ब्रांच है, तो ज्यादा ब्रांचेस किसमें आई? पहली वाली में। तो दिस इज आवर मेन चेन, इसको हम मेन चेन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो तो नंबर ऑफ ब्रांचेस चेक करनी है। ठीक है, नोट कर लो। फिर उसके बाद आता है अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम हो। ठीक है, जैसे कि जैसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें, ये है 8 कार्बन। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखें तो ये भी है हमारी 8 कार्बन। ठीक है, दोनों लॉन्गेस्ट होगी तो आप बोलोगे सर ब्रांचेस कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। यहां पे ये एक ब्रांच, ये 2 और ये 3, दोनों में नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम है। फिर क्या चेक करना है? देन यूज द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। लोकेंट क्या होते हैं? लोकेंट आपको उसकी लोकेशन बताता है कि ब्रांच तो है पर कहां से है। ठीक है, देखो अब मान लो हम यहां लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से। ठीक है, तो 1 2 3, 3 पे ब्रांच आई, फिर 4, 4 पे भी आई, फिर 5। तो ब्रांचेस कहां कहां आई? 3 4 5, तीनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 12। ठीक है ना, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, मतलब लोकेंट्स लिखने हैं फिर इनको ऐड कर देना है। ओके, राइट से अगर हम चलते तो क्या होता? 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, तो 4 5 6 आता, ये बड़ा था। हमें लोएस्ट वैल्यू चाहिए, है ना। तो 3 4 5 लोअर है, तो लेफ्ट से चलना बेटर है, राइट से चलना नहीं। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अगर हम देखें नीचे से, अगर ऊपर से चलोगे तो 1 2 3 4, पहली ब्रांच ही 4 पे आएगी, है ना। अगर हम नीचे से चलें यहां से 1 2, तो एक ब्रांच 2 पे आ रही है, 3 4, एक 4 पे आ रही है और एक 5, 2 4 5। तो वहां का जो सबसे छोटा लोकेंट बन रहा था वो 3 4 5 का बन रहा था, यहां का बन रहा है 2 4 5, दैट इज 11। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किस में आया? इसमें आया। मीन ये वाली चेन मेन चेन ली जाएगी, ये वाली नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट देखो, फिर ब्रांचेस देखो, ब्रांचेस भी अगर सेम हुई तो ये देखो कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहां आ रहा है। एक वाली चेन में भी लेफ्ट राइट दोनों नंबरिंग करो, दूसरी में भी लेफ्ट राइट दोनों करो, जिसमें सबसे छोटा लोकेंट का सेट बनता है, दैट इज योर प्रिंसिपल चेन। ओके, क्लियर? नाउ द रूल नंबर 4, numbering of parent chain is done from that side which gives lowest set of locants, है ना। अब देखो कि यहां पर हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि ये हमारी पेरेंट चेन है। पॉइंट इज नंबरिंग कहां से करनी है? नीचे से करनी है, ऊपर से करनी है? नीचे से करोगे तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट आएगा, ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से करोगे तो 4 5 और 7 आएगा। तो मतलब नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं।
ठीक है, ये है। अब इस केस में जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, पहले तो आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 कार्बन की है। अब एक बार हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट कहाँ कहाँ है? 2 पे ब्रांच है, 4 पे, 5 पे है, तो 2 + 4 + 5 11। अगली बार राइट से चलते हैं लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 और 5, दैट इज 10। ठीक है, तो नंबरिंग फिर यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक बार आपने पेरेंट चेन डिसाइड कर ली, फिर अगला काम होता है कि नंबरिंग करनी है उसकी, तो नंबरिंग वहां से करनी है, दैट साइड विच गिव्स अस द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स या लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब अगर इसमें भी डाउट आता है कि सर अगर दोनों में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बराबर आ रहे हो तो क्या करना है? ठीक है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अब जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे जो लॉन्गेस्ट चेन आई दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट से चलें, चलो देखो लॉन्गेस्ट चेन 7 की आई, ब्रांच 1 2, इसमें भी ब्रांच 1 और 2, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम है। फिर अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 3 4 5 6 7, तो लोकेंट क्या आ रहे हैं? 3 और 5। वहां से चलते हैं तब भी लोकेंट क्या आ रहे हैं? 3 और 5। तो दोनों में जो लोकेंट है वो तो बराबर आ रहा है। तो इफ बोथ डायरेक्शंस get the same set of locants, then numbering is done as per alphabetical preference. That is, थर्ड पोजीशन पे जो हमारे पास ग्रुप है, द ग्रुप दैट वी हैव इज 2 कार्बन का है, तो दिस इज इथाइल। फिफ्थ पे जो है 1 कार्बन का है, दैट इज मिथाइल। ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट से चलते हो, देखो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई आएगा। ठीक है, पहला अल्फाबेट आपको कंपेयर करना है, तो ई और एम में ई पहले आया, तो ई को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मतलब आप उस तरफ से चलोगे जहां से ई नजदीक आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां से 3 पे आ रहा है, यहां पे इथाइल आपका आ रहा था 5 पे, तो यहां हमारे पास इथाइल आ रहा है 3 पे, वहां इथाइल आ रहा है 5 पे। तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो दिस शुड बी द प्रेफर्ड वे ऑफ नंबरिंग। ठीक है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी अगर सक्सेसफुली आपको रिजल्ट ना दे, देन यू गो फॉर अल्फाबेटाइजेशन, दैट इज अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट ये है, इफ अल्फाबेट्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अल्फाबेट्स आर ऑल्सो सेम, द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ, जस्ट नोट इट डाउन, parent chain having its branch at lower number. ठीक है, देखो अब यहां पर ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के केस में एप्लीकेबल होने वाला रूल है। ठीक है, मतलब डे टू डे या आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स में ये रूल आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो इसकी स्ट्रेट ही है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से चले तो 1 2 3 4 5, राइट से चले तो 1 2 3 4 5, दोनों लोकेंट भी 4 और 5 हैं। ठीक है,
फिर लोकेंट पे जो ब्रांच लगी है ये वाली भी 2 कार्बन की और ये वाली भी 2 ही कार्बन की है, तो ये भी इथाइल वाला है, ये भी इथाइल है। अब इस इथाइल पे ये जो एक और X लगा हुआ, ये X उसकी ब्रांच है, मतलब ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच है। क्लियर? तो दिस इज योर मेन चेन। ये आपकी ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज के आगे भी ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब वो ब्रांच जिसमें लोअर सेट ऑफ लोकेंट दे, जैसे कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच के केस में जो ब्रांच का एटम मेन चेन से कनेक्टेड हो उसको हम फिर से नंबरिंग देते हैं। तो आपकी जो मेन चेन थी इसको नंबरिंग दी हमने, मान लो 1 to 8, ठीक है। ब्रांच को भी फिर नंबरिंग देनी है, तो उसको 1 की जगह हम 1 डैश लिखेंगे, और ये 2 था इसको 2 डैश। ये भी ब्रांच है तो इसको 1 डबल डैश, इसको 2 डबल डैश। तो अगर ऊपर वाली ब्रांच में देखा जाए तो जो X लगा है वो 1 पोजीशन पे लगा है, नीचे वाली में वो 2 पे लगा है, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस में जो लोकेंट आ रहा है वो किसका छोटा आ रहा है? ऊपर वाली ब्रांच का, ठीक है। तो ऊपर वाली ब्रांच की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। तो अगर लेफ्ट से चलते हैं तो वो आएगा 5 पे, राइट से चलते हैं तो आता है वो 4 पे। तो हम राइट से चलेंगे, ठीक है। तो जब ब्रांचेस का नाम भी सेम हो तो ब्रांचेस के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं उनकी पोजीशन को कंपेयर करना है। तो जिसका लोअर सेट ऑफ लोकेंट दे दैट विल डिसाइड योर नंबरिंग। ओके, ये रूल जस्ट आपको पता होना चाहिए। जब इसको अप्लाई करना हम स्टार्ट करेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम्स आप देखोगे, पढ़ोगे धीरे धीरे, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। तो डोंट अज्यूम के जो आप रूल अभी पढ़ रहे हो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट समझ आते चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा, ओके। पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपको 11th में भी करना है, 12th के टॉपिक्स में भी इसकी काफी, हर चैप्टर में आप स्टार्टिंग में उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ओवर द टाइम आ जाता है, इसमें कोई बड़ा दिमाग लगाने वाला बहुत काम नहीं होता, ठीक है। दीज आर जस्ट रूल्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड आती जाएगी, ओके। तो ये रूल्स हो गए हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन्स की नेमिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, जो साथ के साथ इसको नोट डाउन करो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, नंबरिंग कहां से करेंगे और नाम क्या होगा। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने ये पहले भी चीजें पढ़ी हुई हैं इन द जूनियर क्लासेस। देखो, फर्स्ट नोट इट डाउन। ठीक है, अब देखते हैं इनके नाम। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, चाहे आप नीचे को ले लो या स्ट्रेट ले लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2 पे ब्रांच है, ब्रांच क्या है? मिथाइल, ठीक है। तो पहले नाम लिखेंगे ब्रांच का, और ब्रांच कहां लगी? 2 पे, तो वो भी मेंशन करना है कि 2 पे है। तो 2 मिथाइल, और इसमें गैप नहीं देते नेमिंग में, ठीक है। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे सेकंड वाले में देखो, चाहे ये लिखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, स्ट्रेट भी चल सकते हो, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। तो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है,
राइट से नंबरिंग करोगे तब भी 2 और 3 ही आएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम ही चीज आ रही है, तो कहीं से भी कर लो। तो जब दो जगह पे मिथाइल लगे हों तो उसको लिखा जाता है डाई मिथाइल। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा हो तो डाई, 3 बार आ रहा तो ट्राई, 4 बार आ तो टेट्रा, ठीक है। और उसकी पोजीशन को कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। ओके, अब इस वाले में अगर हम यहां से नंबरिंग करें ऊपर से तो 1 2 3 4 पे ब्रांच है। नीचे से चलें तो 1 2 3 पे ब्रांच है। तो नीचे से चलेंगे क्योंकि लोअर सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है, ठीक है। तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर हम यहां से चलें लेफ्ट से तो लोकेंट क्या आते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पे 2 क्लोरो हैं तो 2,2 काउंट होंगे, ये सिर्फ 2 नहीं काउंट होगा, 2 पे सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरो लगे तो 2,2, और फिर अगर लगाए 4 पे। राइट से चलोगे तो 1 2 3 4 4, तो 2 4 4 राइट से चले तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट ये है, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक ही पोजीशन पे 2 ब्रांचेस लगी हो तो वो लोकेंट 2 बार काउंट होता है। ओके, तो 2 2 2 पे क्लोरो लगाया, 4 पे लगाया ब्रोमो। अब नाम लिखना है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि एक ब्रांच तो आपकी क्लोरो आ गई और एक आ गई ब्रोमो, ठीक है। अब क्लोरो और ब्रोमो में अल्फाबेटिकली पहले क्या आया, बी, ब्रोमो, ठीक है। और क्योंकि 2 क्लोरो हैं तो ये डाई क्लोरो होगा, पर डाई का डी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। क्लोरो का सी से स्टार्ट होगा कंपैरिजन ऑफ ब्रोमो का बी से। तो जब लिखनी भी है ब्रांचेस तो अल्फाबेटिकली लिखने हैं, तो ब्रोमो का बी पहले आएगा, इसलिए 4 पे ब्रोमो, फिर 2,2 डाइक्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट चलेंगे तो नंबरिंग यहां पर भी लेफ्ट से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 पे हैं 2 क्लोरो और 5 पे ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो 5 ब्रोमो, 2,3 डाइक्लोरो, ठीक है। उसके बाद सीधा लिखना, पर मैं नीचे लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, हेक्सेन, ठीक है। वैसे गैप नहीं देते, डायरेक्टली उसके आगे हेक्सेन आएगा। यहां पे ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, लेफ्ट से चलो राइट से चलो नंबरिंग एक जैसी आएगी। तो 1 2 3, अब 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो 3,3, 2 मिथाइल मीन डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। एंड ये लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो ये 1 2 3 4 5, नीचे को जाओ तो 6 7 8, आगे को जाओ तो 6 7 8, पर नीचे को जाओ तो ये पूरी एक ब्रांच, आगे को जाओ तो इस पॉइंट पे एक ब्रांच और आगे वाले पे भी एक ब्रांच, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट ही चलते हैं इस वाली चेन में तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलती हैं, तो ये आ गई मेन चेन। अब नंबरिंग अगर हम लेफ्ट से करें तो 1 2 3, फिर 5, फिर 6, तो 3 5 6, दैट इज 14। राइट से चलें तो 1 2 3 4 6, तो 3 4 6, दैट इज 13। तो राइट से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पे जो ब्रांच है वो 2 कार्बन की, दैट इज इथाइल, और 4 पे जो वो 3 कार्बन की और स्ट्रेट है, दैट इज प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ठीक है। तो एक हो गया इथाइल और एक हो गया प्रोपाइल और एक हो गया 3 पे मिथाइल। तो अल्फाबेटिक सबसे पहले क्या आएगा, इथाइल, ठीक है। तो 6 इथाइल, इथाइल के बाद क्या आएगा, मिथाइल, एम, 3, लास्ट में आएगा प्रोपाइल, 4
प्रोपाइल 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ठीक है, तो दीज आर द नेम। तो अब इनको एक बार प्रॉपरली नोट कर लो, और इन योर बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी प्रॉब्लम बुक आप सॉल्व कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट एल्केन के आपने 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उस पर आपकी कमांड नहीं आएगी। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेक इट श्योर दैट यू हैव प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 to 20 प्रॉब्लम्स ऑन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, और उसके बाद फिर एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की नेमिंग। ओके, so see you in the next lecture. Thank you. Have a nice day.